नमस्कार साथियों। लॉकडाउन के दौरान आप सभी घर पर हैं और घर पर रहें। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। साथियों, आज अपने बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में अपने देखेंगे। साथियों देखो कि गंगा नदी का उद्गम है वो उत्तराखंड से होता है। यह 4 राज्यों से यानी प्रवाहित होती है। एक राज्य आता है उत्तराखंड और दूसरा है वह उत्तर प्रदेश यूपी और तीसरा है बिहार। बिहार के बाद में ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में प्रवाहित होकर के अंत में यानी कि अपने इसको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी किसे कहते हैं? 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ जलीय भूभाग क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ जलीय भूभाग खाड़ी कहलाता है। साथियों, अपने यानी कि देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, इस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उन सभी की बात करेंगे। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से होता है। ये गंगोत्री हिमनद भारत का दूसरा सबसे लंबा हिमनद माना जाता है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा जो हिमनद है वो सियाचिन ग्लेशियर है। 75 किलोमीटर या 72 किलोमीटर उसकी लगभग लंबाई है। इसके बाद में गंगोत्री हिमनद से इस नदी का उद्गम भागीरथी के रूप में होता है। यानी उद्गम स्थल पर यानी इसको किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध चिपको आंदोलन इसी से संबंधित था। टिहरी बांध सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रकृति प्रेमी रहे हैं उनका संबंध भी टिहरी बांध से है। इसको यानी क्या है, टिहरी बांध को नहीं बनाने की कोशिश की थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया बांध है। टिहरी बांध विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। साथियों ध्यान रखना, टिहरी बांध में 8 रिएक्टर स्केल पर यदि भूकंप की तीव्रता होती है तभी भी ये नहीं टूट पाता है। यानी कि इतने यानी भूकंप की तीव्रता को यह आसानी से झेल सकता है। टिहरी बांध के बाद में भागीरथी नदी आगे की ओर बढ़ती है। आगे बढ़ने पर यह हरिद्वार की निकट आती है। हरिद्वार या इसे देवप्रयाग भी कहा जाता है। हरिद्वार के निकट इसका आगे इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। साथियों, इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये गंगा की एक सहायक नदी है जो निकल कर आती है संतोपत हिमनद से। संतोपत हिमनद ये बद्रीनाथ जिले के अंदर पड़ता है। उत्तराखंड का जिला है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के संतोपत हिमनद से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम आता है विष्णु गंगा। ये 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम है धौली गंगा और दूसरी का नाम है विष्णु गंगा नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये नाले के रूप में संतोपत हिमनद से निकल कर आ रही है और आगे जाकर के ये दोनों अपना संगम बनाती है और उस संगम स्थान को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के निकट आकर के ये क्या है, नदी आपस में मिल जाती है। विष्णु प्रयाग। साथियों ध्यान रखना, इसके बाद में धौली गंगा व विष्णु गंगा के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। इसके बाद में इसका क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा नदी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, धौली गंगा व विष्णु गंगा के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा नदी हो जाता है। अलकनंदिया में कुछ और सहायक नदी भी आकर के मिलती हैं। जैसे सबसे पहली बात की जाए तो इसमें आती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी उत्तराखंड से निकलेगी और नंद प्रयाग के निकट आकर के अलकनंदा में मिल जाएगी।
नंद प्रयाग स्थान है, यहाँ पर आकर के ये अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद में इसमें अलकनंदा में नेक्स्ट सहायक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम आता है पिंडार नदी। पिंडार नदी भी उत्तराखंड से निकलती है और ये कर्ण प्रयाग के निकट आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। कर्ण प्रयाग नामक स्थान है, उत्तराखंड में प्रयाग है, ये ध्यान रखना। प्रयागों का क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो कर्ण प्रयाग के निकट पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद में एक नदी और है जिसका नाम आता है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी भी कहां पर आकर के मिल जाती है? रुद्रप्रयाग के निकट आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये प्रयाग साथियों ध्यान रखना। सबसे पहला जो मैंने प्रयाग बताया था, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों यानी कि जो नदियां हैं वो विष्णु प्रयाग के निकट आकर के मिलती है। नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग के निकट आकर के मिलती है। पिंडार नदी है वो कर्ण प्रयाग के निकट आकर के मिल जाती है अलकनंदा में। मंदाकिनी नदी है वो रुद्र प्रयाग के निकट आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। साथियों 2013 के अंदर जो केदारनाथ हादसा हुआ था वो मंदाकिनी नदी के तट पर ही हुआ था। केदारनाथ जो मंदिर बना हुआ है वो मंदाकिनी नदी के पर स्थित है। इसके बाद में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां हरिद्वार के निकट आकर के अपना संगम बना लेती हैं। अर्थात अलकनंदा और भागीरथी नदी इस स्थान को देव प्रयाग भी कहा जाता है। देव प्रयाग यानी देवों का प्रयाग है ये। यानी आज वर्तमान में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाता है? देव प्रयाग में किया जाता है, तो इसे देवों का प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद में इसका नाम क्या होता है? गंगा नदी होता है। हरिद्वार के आगे 15 किलोमीटर बाद एक स्थान आता है ऋषिकेश। कौन सा स्थान आता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश से यानी क्या है? गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ध्यान रखना, ऋषिकेश के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। साथियों इसके बाद में उत्तर प्रदेश में यानी क्या है? प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात ये कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बिहार की राजधानी पटना है, पटना होते हुए पश्चिम बंगाल में जाते बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इलाहाबाद में इसमें एक नदी आकर के मिलती है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका नाम आता है यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम की बात की जाए तो ये यमुनोत्री उत्तराखंड से यानी कि यमुना नदी का उद्गम होता है और इस स्थान को कहा जाता है बंदरपूंछ पहाड़ी भी। यहाँ पर बंदरपूंछ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बंदरपूंछ की पहाड़ी से यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी आगे की ओर बढ़ती है। उत्तराखंड के बाद में नई दिल्ली, भारत की राजधानी है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। नई दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। साथियों एक बात ये ध्यान रखना, अधिक से अधिक जो उद्योग लगाए गए हैं भारत के वो एनसीआर क्षेत्र, नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसलिए यानी कि जितने भी उद्योग धंधों का जो जल है, प्रदूषित जल है, वो यमुना नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो यमुना नदी भारत की प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में देखो साथियों, ये यानी कि आगरा के बाद में मथुरा के बाद में ये इटावा के बाद में ये आगे बढ़ती हुई इलाहाबाद के निकट में आकर के मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी का नाम, लंबाई कितनी है? 25 याद रखना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। साथियों ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो ये कहाँ पर बनता है? इलाहाबाद में बनता है। गंगा नदी, यमुना नदी और प्राचीन समय में एक अप्रत्यक्ष नदी थी, उसका नाम आता है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही बल्कि अप्रत्यक्ष है, ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता था।
ये भारत का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है जो इलाहाबाद में बनता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी बनाती है। इलाहाबाद को प्रयाग भी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, इलाहाबाद को प्रयाग भी कहा जाता है। इसके बाद में अपने यानी क्या है, इसकी बात कर लेते हैं गंगा की सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियों की सबसे पहले अपने बाएं बीघे की सहायक नदियां देखते हैं। तो यहां से एक नदी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला है, यह अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है, स्थान है। यहां से एक नदी निकलकर आती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, अल्मोड़ा से होता है। अल्मोड़ा उत्तराखंड से होता है और ये नदी आगे की ओर बढ़ते हुए कहां पर, कन्नौज के नीलकिस में आकर के मिल जाती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। साथियों ध्यान रखना, रामगंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर और बरेली दोनों शहर इसी पर स्थित हैं। बरेली कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बिजनौर भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के तट पर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। और आगे कन्नौज के निकट आकर के रामगंगा नदी किस में आकर के मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में उत्तराखंड से नेक्स्ट नदी इसकी सहायक निकलती है पीलीभीत जिले से। पीलीभीत जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी पीलीभीत उत्तराखंड से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है। बढ़ने के बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ इसी नदी के तट पर स्थित है और आगे बढ़ते हुए ये किस में आकर के मिल जाती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। स्थान है गाजीपुर। गाजीपुर के निकट में आकर के मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। साथियों ध्यान रखना, गाजीपुर जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश का है, हाजीपुर कहां का है, बिहार का है। हाजीपुर शहर भी है और गाजीपुर, ये दोनों ही गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नदी आती है, उसका नाम है शारदा नदी। शारदा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, नेपाल से निकलकर आती है। इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो शारदा नदी है ये तो आती है मिलाप हिमनद से। किस हिमनद से आती है, एक हिमनद है मिलाप हिमनद, मिलाप हिमनद से निकलकर आती है। और जो घाघरा नदी है ये आती है माप चाचुंगो हिमनद से। माप चाचुंगो हिमनद, यहाँ कुछ किताबों में माप चाचुंग भी लिखा हुआ है, तो माप चाचुंगो हिमनद से निकलकर घाघरा नदी आती है और इधर से शारदा नदी निकलकर आती है और दोनों सहायक नदियां आगे आकर के मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी और भी है जिसका नाम आता है महाकाली नदी। कुछ किताबों में काली लिखा हुआ है, महाकाली नदी। महाकाली नदी नेपाल और भारत की सीमा पर बहती है। साथ ही ध्यान रखना, महाकाली जो नदी है ये नेपाल और भारत की सीमा से प्रवाहित होने वाली नदी है। इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम आता है सरयू नदी। घाघरा की सहायक नदी है सरयू नदी, और सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर भी स्थित है। अयोध्या शहर, प्रश्न आ जाता है कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। इसके बाद में घाघरा नदी आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद में ये आगे आकर के छापरा बिहार एक स्थान है, छापरा बिहार में किस में आकर के मिल जाती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। साथ ही ध्यान रखना, घाघरा नदी को वृष्टि की कन्या भी कहा जाता है, वशिष्ठि की कन्या भी कहा जाता है घाघरा नदी को। और आगे जाकर के किसमें, छापरा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है
देखो दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाता है तो कौन सी करके आओगे, यमुना नदी। और यदि पूछा जाता है बाएं विलेय की सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी बाएं विलेय की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट नदी है, उसका नाम आता है गंडक नदी। ये नेपाल से निकल कर आएगी, नेपाल में हिमालय से निकल कर आती है। ये ज्यादातर अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय से निकल कर आएगी, सभी की सभी गंगा की जो सहायक नदियां हैं। तो नेपाल को इसलिए गंगा नदी का वाटर टैंक कहा जाता है, यानी कि नेपाल के अंदर हिमालय है, वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर ग्लेशियर भी सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए गंगा नदी का वाटर टैंक किसे कहा जाता है, नेपाल को ही कहा जाता है। तो हिमालय से नेक्स्ट नदी निकल कर आती है, उसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है छोटी गंडक। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है छोटी गंडक नदी। नहीं प्रश्न आता, लेकिन आपको याद रखना है इसकी सहायक नदी भी है गंडक नदी, जिस पर बिहार राज्य में इस पर एक परियोजना संचालित की गई है, गंडक परियोजना। नदी के नाम से ही गंडक परियोजना संचालित की गई है। इसके बाद में ये नदी गंडक नदी है, वो गंगा नदी में आकर के कहां पर, सोनपुर एक स्थान है, सोनपुर, ये बिहार में पड़ता है। यहां पर आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। नेपाल से हिमालय से निकल कर आएगी गंडक नदी, इसकी सहायक नदी छोटी गंडक नदी है, जिस पर गंडक परियोजना संचालित की गई है, गंडक परियोजना। इसके बाद में सोनपुर नामक स्थान पर किसमें आकर के, बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो नेक्स्ट नदी है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में प्रश्न आ जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात मानी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात, यानी कि ये क्या है, मोड़दार रूप से सर्पिलाकार आकृति से प्रवाहित होती है नदी, और सर्वाधिक मृदा अपरदन भी करती है। मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी है। और मृदा अपरदन करने से इसमें अलग अलग प्रकार की जो मोड़दार श्रृंखला से प्रभावित होती है, तो इसमें कुछ गोपुर झीलें भी बन जाती है। जब इसमें जल अधिक होता है तो जल है वो सीधा, यानी क्या है, अपना रास्ता ले लेता है, और बीच में जो झील बन जाती है उसे क्या कहा जाता है, गोपुर झील कहा जाता है। और बिहार में गोपुर झीलों को छाड़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छाड़न कहा जाता है। एक बिहार की कांवर झील है, नाम आता है कांवर झील। ये क्या है, एक गोपुर झील का उदाहरण है। बिहार के अंदर एक कांवर झील है, ये गोपुर झील का उदाहरण मानी जाती है। बिहार में गोपुर झीलों को क्या कहा जाता है, छाड़न, क्या बोलते हैं, छाड़न झील कहा जाता है। कोसी नदी गोसाई धाम की पहाड़ियों से निकलती है। ये नेपाल में है, गोसाई धाम की पहाड़ियां, गोसाई धाम की पहाड़ियां नेपाल में है। और नेपाल में इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां आकर के, सप्त सिंधु अलग अलग नदियां आकर के मिलती है और फिर संगम बनाती है, और उसका नाम क्या होता है, अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। बाद में नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, फिर अरुण नदी के नाम से। और जब ये भारत में प्रवेश करेगी तो भारत में इसका नाम क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी में अधिकांश क्षेत्र के अंदर, बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब प्रश्न यानी क्या है, शोक से पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो हावांगो नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। और राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है, तो घग्गर नदी को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो उड़ीसा का शोक है महानदी है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो मोटे तौर पर इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो कोसी नदी को किसका, बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी गंगा में आगे आकर के मिल जाती है। ये स्थान आता है चंपारण। चंपारण नाम काफी बार सुना होगा आपने। चंपारण नामक स्थान पर बिहार में है, कोसी नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतिम बाएं विलेय की सहायक नदी है गंगा की, उसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी, महानंदा नदी ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर आती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहां पर है, पश्चिम बंगाल के बिल्कुल उत्तर में स्थित है ये।
यहाँ से निकल कर आएगी और निकलने के बाद में पश्चिम बंगाल में ही आकर के ये किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, गोदावरी घाट नामक स्थान पर। गोदावरी घाट नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। साथ ही ध्यान रखना, इसके बाद में गंगा की एक शाखा तो बहती है पश्चिम बंगाल में और दूसरी शाखा बहती है बांग्लादेश में। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवाहित होगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा। इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में बहेगी उसका नाम हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी। साथ ही ध्यान रखना, गोदावरी घाट में महानंदा नदी आकर के मिलती है और इसके बाद में दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा तो बांग्लादेश में चली जाती है और एक शाखा है वो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है उसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं और जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है उसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। ये प्रश्न आ जाता है, फरक्का बांध कहां पर बनाया गया है, हुगली नदी पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि हुगली नदी के स्थित पर एक पत्थर है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। और प्रश्न ये भी पूछा गया है कि हुगली नदी पर कोलकाता किस शहर पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। और कोलकाता बंदरगाह ये भारत का एक आंतरिक बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित है ये बंदरगाह है। तो यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए यानी कि कोलकाता क्या है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्या होता है कि जब 128 किलोमीटर जलयान को अंदर लाना होता है तो यहाँ पर यानी क्या है, कोलकाता बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय यानी ज्वार भाटा आता रहता है यहाँ पर, जिससे जो समुद्र के या बंगाल की जो खाड़ी के अवसाद है वो यहाँ पर तलछटा वो यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। उस कीचड़ को दलदल को दूर करने के लिए फरक्का बांध से जो विद्युत उत्पादन होती है तो यहाँ पर इस प्रकार की मशीनें लगाई गई, उस दलदल को क्या कर देती है, एक तो दूर कर देती है, साथ में हुगली नदी के जल को बनाए रखने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान रखना साथियों, फरक्का बांध हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया। इसमें जब जल स्तर कम हो जाता है तो जलयान नहीं आ पाते अंदर, तो इसके गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे यानी क्या है, इससे जलयानों को अंदर तक लाया जा सके। हुगली की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे म्यूराक्सी नदी। म्यूराक्सी नदी ये झारखंड की तरफ से निकल कर आती है, म्यूराक्सी है, दामोदर है, दामोदर भी इसकी सहायक नदी है हुगली की, नारायणी ये इसकी सहायक नदियां हैं जो हुगली की है। म्यूराक्सी नदी, दामोदर नदी और नारायणी नदी ये हुगली की सहायक नदी है और हुगली पर फरक्का बांध बना है और कोलकाता शहर भी हुगली नदी के तट पर स्थित है। साथ ही इसकी शाखा एक पद्मा जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और आगे क्या है, ये जा करके और बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, अलग अलग शाखाओं में बंट करके विभाजित हो करके ये किस में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है और उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो चापाकार आकृति बनती है तो कहां पर बनती है, बंगाल की खाड़ी में बनती है और ये जल अपने क्या है, डेल्टा होता है जब नदी खाड़ी या समुद्र में गिरने से पहले अपने आप को अलग अलग भागों में विभाजित कर ले और फिर अपना जल समुद्र में गिरा दे, उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा नाम इसलिए पड़ा है कि पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में सुंदरी वनों की अधिकता पाई जाती है और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा पड़ा। वैसे यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन 2020 के अंदर जो नई वनस्पति गणना ये है उसके आधार पर यानी कि गुजरात के अंदर सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। साथियों, अपने नेक्स्ट इधर यानी की बात करते हैं, यमुना नदी की बात हो चुकी है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही इटावा की निकट इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया गया है और उसमें आप देख लेना पूरा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा चंबल नदी। लेकिन चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी की सबसे, राजस्थान में बनास है
और काली सिंध भी इसकी लायक। लेकिन चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम आता है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी, शिप्रा की क्या खास बात है, इस पर मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। जहां पर ये कुंभ का मेला लगता है वो शिप्रा नदी के उज्जैन शहर यहाँ पर लगता है। शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। चंबल में बीहड़ है, उत्कात भूमि है, अवनालिका प्रदान करने वाली है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत सारे इस पर बांध बनाए गए हैं। तो ये सभी चंबल की विशेषता है। इटावा नामक स्थान पर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। यमुना की कुछ सहायक नदी है। नेक्स्ट आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी है, ये विंध्यन पर्वत से निकलकर आती है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला ये मध्य प्रदेश में है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलकर आती है और आगे बढ़ते हुए ये यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के लिए हमीरपुर नामक स्थान पर, हमीरपुर नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी, केन नदी भी यानी कि आगे जाकर के किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का एक स्थान आता है बांदा जिला। उत्तर प्रदेश का जिला है बांदा जिला, यहाँ पर आकर के केन नदी है, ये यमुना में मिल जाती हैं। साथियों, यहाँ से केन और बेतवा से एक प्रश्न बनेगा कि एक नदी जोड़ो योजना है। नदी जोड़ो योजना में सर्वप्रथम यानी कि अमृत क्रांति लाई गई थी। अमृत क्रांति के तहत नदी जोड़ों में सबसे पहली जो नदियों को जोड़ा गया था वो इन नदियों को जोड़ा गया था। सबसे पहले केन और बेतवा नदी को 2008 के आसपास जोड़ा गया था। केन और अमृत क्रांति में प्रथम जो सबसे पहली चलाई गई योजना केन और बेतवा में थी, जिसको इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दाईं ओर से एक निकल कर आती है सोन नदी। नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल कर आती है। अमरकंटक की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में पड़ती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है अमरकंटक की पहाड़ियां। साथियों, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो पश्चिम से निकलती है उसका नाम आता है नर्मदा नदी, और जो पूर्व से निकलकर नदी जाती है उसका नाम आता है महानदी। महानदी, और जो उत्तर से और दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में जाकर के मिलती है उसका नाम आता है सोन नदी। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते सीधी गंगा में आकर के मिल जाती है, तो उसका नाम है सोन नदी। सोन की एक सहायक नदी है उसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी है? रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध, और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और ये सबसे बड़ी झील भी है, कृत्रिम झील है। साथियों, अब अपनी यानी क्या है, गंगा की कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। साथियों, डॉल्फिन जो जीव है जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है वो गंगा नदी में ही पाया जाता है। साथियों, गंगा नदी का सबसे लंबा जो पुल है वो हाजीपुर, एक स्थान है हाजीपुर, बिहार में पड़ता है, यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल 5.6 किलोमीटर ये लंबा है। यदि फीट में बात की जाए तो 55-75 फीट लंबा है, सॉरी मीटर, 55-75 मीटर क्या है ये लंबा है, और 5.6 किलोमीटर ये लंबा इस पर पुल बनाया गया है हाजीपुर, बिहार में। यह साथियों ध्यान रखना, नदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा पुल है। लेकिन वर्तमान में अब कौन सा सबसे लंबा पुल हो जाएगा? डोला सदिया पुल।
ढोला सदिया पुल क्या है, वो सबसे लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश और सदिया असम को जोड़ता है। 9.15 किलोमीटर के आसपास में उसकी लंबाई है कुल, तो जिसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। साथियों, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण भी किया गया है, क्योंकि जो कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ से जो जलयानों के द्वारा सामान को लादा जाता है और उतारा जाता है, तो यहाँ से जलयान आकर के इलाहाबाद तक सामानों की आपूर्ति की जाती है। तो इलाहाबाद से हल्दिया बंदरगाह तक या कोलकाता बंदरगाह तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण किया गया है। वाटरवे हाईवे संख्या 1 का निर्माण इलाहाबाद से हल्दिया तक किया गया है। ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर है, और 1986 के अंदर इसको निर्मित किया गया था। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है साथियों, अपने इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है, भागीरथी कहलाती है, और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाए गए हैं। हरिद्वार, जिसे देवों का प्रयोग, इसके बाद में यानी क्या है, गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के आसपास में जलोढ़ मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। इधर संतोपति हिमनद से धौलीगंगा विष्णु प्रयाग के निकट आकर के मिलती है। इसके बाद में इसका नाम अलकनंदा हो जाता है। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग के निकट आकर के मिलती है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग के निकट आकर के मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के निकट मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग के निकट आकर के मिल जाती है। इसके बाद में इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके बाद में इसमें रामगंगा नदी आकर के मिलती है, जो अल्मोड़ा जिले से निकल कर आती है। बिजनौर और बरेली शहर इसी रामगंगा नदी पर स्थित है, और कन्नौज की नदी गंगा में आकर के मिलती है। गोमती नदी है, पीलीभीत जिले से निकल कर आती है। पीलीभीत में यहाँ पर एक फुल्लर झील है, जिसका नाम आता है फुल्लर झील। फुल्लर झील से निकल कर आएगी गोमती नदी, और लखनऊ इसी नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर के निकट आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी मिलाप हिमनद से निकल कर आती है, और घाघर नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकल कर आती है। यहाँ से निकलने के बाद में सरयू इसकी सहायक नदी है, और महाकाली इसकी सहायक नदी है। सरयू पर अयोध्या शहर, आगे जाकर के घाघरा नदी छापरा बिहार में गंगा में मिल जाती है। नेपाल हिमालय से गंडक और नदी निकल कर आएगी, जिस पर गंडक परियोजना संचालित की गई है। सोनपुर बिहार में गंगा में मिल जाती है। गोसाई धाम की पहाड़ियां नेपाल के अंदर है, और नेपाल से अरुण नदी, भारत में कोसी नदी के नाम से मृदा अपरदन मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात, और बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है। सर्पिलाकार आकृति में बहने वाली कोसी नदी है, और आगे यहाँ पर यानी कांवर झील है, वो एक गोपुर झील के रूप में मानी जाती है। इसके बाद में कहां पर, चंपारण के निकट गंगा में आकर के मिल जाती है। इससे पहले महात्मा गांधी सेतु इस पर पुल बनाया गया है, जो गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। अंतिम बाएं मिले की महानंदा नदी है, दो दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से निकल कर आती है, और गोदावरी घाट के निकट पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में गंगा दो शाखाओं में प्रवाहित होती है, हुगली नदी के नाम से और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और आगे जाकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। हुगली नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है। कोलकाता बंदरगाह है या कोलकाता शहर है, वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी यमुनोत्री बंदरपुंज की पहाड़ी उत्तराखंड से निकलकर आती है, और नई दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। आगरा यानी ताजमहल है, मथुरा, ठीक है, आगरा का किला है, वो भी इसी नदी के तट पर स्थित है। इटावा के निकट इसमें चंबल नदी आकर के मिलती है। हमीरपुर के निकट इसमें बेतवा नदी आकर के मिलती है, और केन नदी का उद्गम कहां से होता है, ये भी मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, और ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आकर के यमुना में मिल जाती है, और आगे इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अप्रत्यक्ष दिखाई देने वाली सरस्वती नदी आकर के इसमें मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण से उत्तर में सीधी प्रवाहित होने वाली गंगा में मिलने वाली नदी सोन नदी है, इसकी सहायक नदी है। रिहंद नदी, जिस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध बनाया गया है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। ठीक है, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।